हेलो नमस्कार एंड आई एम बैक फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ कैपिटल गेन्स और आज हम करने जा रहे हैं स्पेशल केसेस 45(1)(a) टू 50(b). तो कैपिटल गेन्स का मैंने जो क्विक चैप्टर रिवीजन लिया, इट इज बेसिकली अ मैराथन फॉर कैपिटल गेन्स और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहेगा, आई हैव ट्राइड टू एड्रेस इट विद ऑल इलस्ट्रेशंस, ऑल क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड ईच पर्टिकुलर टॉपिक। हम शुरुआत करेंगे विद 45(1)(a). सी वी नो that under capital gains section 45 कहता है कि there has to be a transfer and the transfer has to be of a capital asset। अब इसकी कुछ exceptions है और हम शुरुआत करते हैं 45(1)(a). तो 45(1)(a) talks about insurance compensation। तो कई बार हमारा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, अर्थक्वेक में हो गया, फायर हो गई, चोरी हो गया। हमारा एसेट जब डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस पैसा देती है, वी कैनॉट से दैट इट इज फॉर ट्रांसफर बिकॉज एसेट का ट्रांसफर होने के लिए एसेट होना जरूरी है। therefore it does not come under 45(1). therefore 45(1)(a) हमें कुछ केसेस बताता है जब इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन पे टैक्स लगता है। बट एक बात, इंश्योरेंस का पूरा इनकम टैक्स में क्या क्या ट्रीटमेंट है वो कर लेते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड इंश्योरेंस, या तो आप पर्सनल कराते हैं विच कुड बी योर लाइफ इंश्योरेंस, इट कुड बी योर हेल्थ इंश्योरेंस और योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस के लिए एक तो प्रीमियम पे करते हैं और हम पूछेंगे क्या उसका हमें डिडक्शन मिलता है, और एक जब पॉलिसी मैच्योर होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो पैसा मिलता है, तो उसका रिसीट का क्या करना। जब हम प्रीमियम पे करेंगे बेटा, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मुझे एटीसी मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस का मुझे एटीडी मिल जाता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का नहीं मिलता। जब पैसा वापस आता है, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जनरली एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(10)(d) में, अगर हमारा प्रीमियम पेबल 10%, 20%, 15% ऑफ द सम इंश्योर्ड से कम हो हर साल में, वरना ये टैक्सेबल हो जाता है, जिसकी बात हम करते हैं द चैप्टर ऑफ डिडक्शंस अलोंग विद एटीसी। मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस का पैसा जब आता है बेटा, इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस का तब आएगा जब बीमार पड़े हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का तब आएगा जब एक्सीडेंट हुआ। सेकेंड इंश्योरेंस इज एसेट इंश्योरेंस। आप एसेट इंश्योर करा रहे हैं, कौन सा एसेट इंश्योर करा रहे हैं, किसके अगेंस्ट इंश्योर करा रहे हैं, इसकी बात करते हैं। अगर आप फ्लड और अर्थक्वेक के अगेंस्ट, फायर के अगेंस्ट इंश्योर करा रहे हैं, बट व्हाट यू आर इंश्योरिंग इज योर हाउस होल्ड एसेट, जैसे हाउस होल्ड इंश्योरेंस लिया, तो उसके जो प्रीमियम है उसका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका पर्सनल इफेक्ट है तो पैसा जब वापस आएगा, रिमेंबर इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट। मेरा एसी खराब हो गया, इंश्योरेंस ने पैसा दिया, मेरे घर का एसी है, एसी इज अ पर्सनल इफेक्ट, तो जो पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा बिकॉज इट्स अ पर्सनल इफेक्ट विच इज नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन अगर मेरा कैपिटल एसेट है, जैसे घर पे ज्वेलरी है, घर पे पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, स्कल्पचर्स है, इनफैक्ट मेरा घर है, तो ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट हो गया। अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है और उसका मैं प्रीमियम पे करता हूं, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल एसेट है, पर्सनल इफेक्ट नहीं है, पर्सनल एसेट है, तो उसका मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब क्लेम आएगा तो वो 45(1)(a) में हमें चेक करना पड़ेगा। बिजनेस और प्रोफेशन अगर मेरा है, तो मेरे पास अगर बिजनेस है, मैं क्या इंश्योर करा रहा हूं, या तो मैं स्टॉक इन ट्रेड इंश्योर कराता हूं। अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड इंश्योर कराता हूं तो जो भी प्रीमियम मैं पे करूंगा उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस। और जब पैसा वापस आएगा ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक, बिजनेस का है, तो कहां जाएगा बेटा, बिजनेस की रिसीट में ले जाएंगे। लेकिन अगर मेरा बिजनेस का एसेट कैपिटल एसेट है जिसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, या कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, मैंने बिजनेस में ज्वेलरी खरीदी हुई है, गोल्ड खरीदा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ, इनके लिए जब मैं प्रीमियम पे करता हूं इंश्योरेंस का, उसका मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो इन्वेस्टमेंट है। इफ इट इज डेप्रिसिएबल तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा बिकॉज इट इज यूज फॉर बिजनेस। जब पैसा वापस आएगा तो रिमेंबर, चाहे वो डेप्रिसिएबल था चाहे वो नॉन डेप्रिसिएबल था, इट इज अ कैपिटल रिसीट, और यहां हम 45(1)(a) चेक करेंगे। तो 45(1)(a) कहता क्या है? एक जजमेंट आई थी सीआईटी वर्सेस वानिया सिल्क मिल्स की, बहुत पुरानी जजमेंट है, मैंने कहा था, जिसने कहा था कि जब इंश्योरेंस पैसा देती है, इट इज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड देयर इज नो ट्रांसफर। उस जजमेंट को पार्शली ओवररूल करा गया था बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 45(1)(a). बट 45(1)(a) रिमेंबर इज ओनली एप्लीकेबल टू अ कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड पे नहीं लग रहा है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है और इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, 45(1)(a) टैक्सेबल नहीं है, पर ये बिजनेस की रिसीट हो जाएगी, बिजनेस रिसीट हो जाएगा।
लेकिन 45(1) ने हमें बोला कि अगर फायर से डिस्ट्रॉय हुआ, सिविल डिस्टर्बेंस, वॉर, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन और अदर नेचुरल डिजास्टर से हुआ, सिर्फ तब टैक्सेबल होगा। यानी अगर छत गिरने पे एसेट का डिस्ट्रक्शन हो गया, इंश्योरेंस ने पैसा दिया, उसके ऊपर 45(1) नहीं लगता है, और अगर 45(1) नहीं लगता है, वो तो पैसा कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है। ना 45(1) मुझे बताता है किस साल टैक्सेबल हो, कहता है ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सेबल हो, पर ये नहीं बताता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मेरा डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, तो जब मैं ब्लॉक बनाऊंगा, जितना भी इंश्योरेंस है उसको ब्लॉक से माइनस कर देंगे, फिर अगर वैल्यू ऑफ ब्लॉक नील होगी तो देखेंगे कैपिटल गेन्स होगा या नहीं होगा। 48 कहता है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए वही फुल वैल्यू माइनस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पर यहां पर रिमेंबर पीरियड ऑफ होल्डिंग टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा, पर इंडेक्सेशन टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा, पर द टैक्सेबिलिटी विल बी इन द ईयर ऑफ रिसीट। इसके ऊपर आईसीएआई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ जो मैं कराता हूं। अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, हिज स्टॉक एंड मशीनरी वर डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट वाज 6,50,000। तो अगर हम बात करें, स्टॉक की कॉस्ट थी 6.5 लाख, स्टॉक की कॉस्ट थी 6.5 लाख। सर्टन पोर्शन ऑफ द मशीनरी कुड बी सैल्वेज। सैल्वेज का ये मतलब नहीं है कि मशीनरी बच गई है, बेसिकली मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई है, स्क्रैप बचा है। द ओपनिंग WDV वाज 10,80,000, तो मैंने 10,80,000 का ओपनिंग WDV ले लिया इन केस ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट। एंड मिस्टर ए लॉस्ट हिज गोल्ड चेन and a diamond ring which he had purchased in April 10। यहां पर देखो रिंग है, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट हो गया, लॉस्ट मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, और उसने खरीदा था 1,20,000 का। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट वाज 180। He says he received the following emoluments from the insurance company। लॉस ऑफ स्टॉक के 480 आए, तो मैंने उसको बिजनेस रिसीट बना दिया, और जो भी मेरा लॉस रिफ्लेक्ट होगा वो बिजनेस इनकम में हो जाएगा। टूवर्ड्स डैमेज ऑफ मशीनरी 6 लाख रुपए मिला है, तो मैंने क्या किया, जो मशीनरी थी उसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ ब्लॉक मेरा आ रहा है 10,80,000, मनी रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी मेरे पास आ रहा है 6 लाख, एंड आई एम एज्यूमिंग इट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक। तो एसेट के जाने से ब्लॉक जीरो हो गया, तो वैल्यू नील हो गई, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6 लाख रुपए आया, माइनस कॉस्ट ऑफ ब्लॉक 10,80,000 रुपए आया। तो बेटा बताओ, जल्दी से बताओ, 4,80,000 मेरा क्या आ जाएगा? 4,80,000 इज माई शॉर्ट टर्म। देन इट सेज डायमंड रिंग के लिए 1,80,000 मिले, तो इस पे 48 लगाएंगे, और 1,20,000 को हम इंडेक्स करेंगे, और इंडेक्स आएगा फॉर द ईयर 22-23 डिवाइडेड बाय इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन विच इज 10-11। नाउ we come to 45(2) conversion of capital asset into stock in trade। this is quick revision which means मैं फटाफट जितनी जल्दी हो सके, बिना कोई चीज स्किप करे, बिना किसी चीज पे भागे, आपको चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं, बट आई एम ऑलवेज एज्यूमिंग कि ये चैप्टर आप ऑलरेडी अच्छी तरह से कर चुके हुए। 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट यानी आपका कैपिटल एसेट आप ही अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं एंट्री पास करके। नाउ स्टॉक अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, कितने से करते उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इनकम टैक्स क्या कहता है, जिस दिन आपने ये एंट्री पास करी उस दिन की मार्केट वैल्यू को हम कैपिटल एसेट की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे और उसी को कॉस्ट ले लेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 1/10/3 को बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, 1/10/7 को मार्केट वैल्यू 40 लाख है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर मैं बात करूं 17, 1/10/17 है, 17/18 में जितनी मार्केट वैल्यू है उसको मैं परचेज प्राइस ऑफ स्टॉक मान लूंगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, और मैं कैपिटल गेन्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 40 लाख लूंगा, लेकिन कैपिटल गेन्स विल बी टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द स्टॉक। तो मुझे बताया जाता है स्टॉक बिका है 1/10/12 को 50 लाख, 1/10/22 को सॉरी 50 लाख का, तो 22-23 में 22-23 में हम कैपिटल गेन्स टैक्सेबल करेंगे, बट इट विल बी कंप्यूटेड टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑब्वियसली कैपिटल एसेट का यहीं तक है, फुल वैल्यू इसी दिन की मार्केट वैल्यू को लिया जाएगा,
एंड हम इंडेक्स जब करेंगे तो 17-18 का इंडेक्स के हिसाब से करेंगे, दैट इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स फॉर 3-4 विच इज द ईयर ऑफ एक्विजिशन। कैपिटल गेन्स आएगा, इसको हम इनकम बनाएंगे ऑफ द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक। प्लस साथ साथ क्या चल रहा है, 17-18 में हमने 40 लाख दिया था, आई एम एज्यूमिंग क्लोजिंग स्टॉक में आया, 18-19 में ओपनिंग क्लोजिंग में आया, 22-23 में ओपनिंग में आया और बिक गया 50 लाख का, तो 10 लाख मेरा क्या। सो व्हेन आई एम सेलिंग माय स्टॉक, एक तो 10 लाख मेरी बिजनेस इनकम आ रही है, और एक ये जो कैपिटल गेन्स हैज बीन कंप्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 17-18 वो मेरी। अब इस कैपिटल गेन्स को अगर मैंने एग्जेम्प्ट करना है और मेरे को 54 ईसी का एग्जेम्पशन लेना है, तो जो 6 महीने का पीरियड है इज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक, ना की डेट ऑफ ट्रांसफर से। पर बाकी कोई भी आपने एग्जेम्पशन लेनी है, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी 54 बी का एग्जेम्पशन लेना है तो 1/10/17 से आपको टाइम पीरियड 1 साल 2 साल का होगा। अब सिंपल सी बात है, when an assessee converts his personal motor car, अगर assessee ने अपनी पर्सनल मोटर कार जो उसने 11-12 में खरीदी थी स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दी 1/2/18 को, और स्टॉक बेचा उसने 4.5 लाख, बात है कि जब उसने कन्वर्ट करा है 1/2/18 को नहीं होगी, बिकॉज मोटर कार पर्सनल एसेट है, तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक मोटर कार नहीं है। तो जब हम इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करें और बाद में जब बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो ये बिजनेस की रहेगी। अगर उसने अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट करा था स्टॉक में 1/2/18 को एंड बाद में स्टॉक बेचा है, तो ये तो बिजनेस इनकम हो जाएगी, बिजनेस की रिसीट। पर इस दिन जब कन्वर्जन हुआ फिर से 45(2) में नहीं होगा सर। व्हाई? बिकॉज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक होता है एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट या एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट। चलिए एक बार एग्जांपल करते हैं। आपने लैंड खरीदा 100 लाख का 1516 को और कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक ऑन 1/11/20। FMV was 500 lakhs. He built 50 flats on the land, each costing 20 lakhs. He sells 10 flats in 22-23 for 50 lakhs each. अब इसको दो ट्रांजैक्शन में डिवाइड करते हैं। उसने 1/5/16 को खरीदा 100 लाख का और 1/11/20 को कन्वर्ट कर दिया जब FMV 500 है। अब इसके बाद ये जो 500 लाख है इसकी कॉस्ट ऑफ स्टॉक होगी, बिकॉज लैंड बिकम्स स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद उसने 50 फ्लैट बनाए हैं 20 लाख के हिसाब से, तो 50 फ्लैट 20 लाख के हिसाब से उसने बनाए हैं, तो 20 लाख इज द कॉस्ट पर फ्लैट। लेकिन अगर मैं ये 500 जो मेरा 500 लाख था 50 फ्लैट से डिवाइड करूं, तो मेरे पास 10 लाख पर फ्लैट का एलोकेशन हो जाता है लैंड की कॉस्ट का, यानी मेरी कॉस्ट पर फ्लैट कितना आ रहा है 20 + 10। तो जब मैंने 10 फ्लैट बेचे हैं एट 50 रुपीज, तो मैंने 10 फ्लैट 50 रुपीज के बेचे, मेरी कॉस्ट थी 30 लाख, तो 300 लाख। ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये मेरे कौन से हेड में जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। बट एक बात और क्या याद रखनी है, जो 1/11/20 को यानी 20-21 में हमने कन्वर्ट करा था, रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वुड हैव बीन योर कैपिटल गेन्स। तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया होगा मैंने? 500। मेरी कॉस्ट कितनी थी? 100। मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां तक होगा विच इज मोर देन 24 मंथ्स, तो मेरा ये इंडेक्स होगा 100 और इंडेक्स लेंगे बेटा 2021 का कन्वर्जन का डिवाइडेड बाय 16-17, तो ये मेरा कैपिटल गेन्स आ रहा है। बट अब ये सारा कैपिटल गेन्स नहीं टैक्सेबल कर सकते क्योंकि अभी बेचे कितने हैं? 10 फ्लैट। टोटल फ्लैट्स कितने बने थे? 50। तो क्या हम 10/50 के रेशियो में इसको टैक्सेबल करेंगे 22-23 में? दैट इज द ईयर इन विच द स्टॉक इज सोल्ड। अब अगले साल अगर 5 बिक गए तो इसका 5/50 टैक्सेबल हो जाएगा, उसके अगले साल 10 बिक गए, ऐसे प्रोपोर्शनेटली आप इसको टैक्स लगाएंगे। Then we come to 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट। कंपल्सरी एक्वायर कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है। अब कंपल्सरी एक्विजिशन में जब गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। दे हैव अ लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो अब कैपिटल गेन्स होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो अगर ये हमारे हरिया काका है, हरिया काका की जमीन कंपल्सरी एक्वायर हो गई थी 1/1/17 में, उन्होंने परचेज करी थी 1/11/8 को 10 लाख रुपए की, और टोटल कॉम्पनसेशन 50 लाख की फिक्स हुई।
काका नॉट टू हैप्पी, बट चलिए एक्वायर होगी। व्हाट इज इनकम टैक्स टैक्स है? जिस साल पहला कॉम्पनसेशन रिसीव हो, अब एज्यूम करते हैं 1/1/17 को एक्वायर होगी, पर आपको पैसा मिला 1/5/17 को 20 लाख और 1/7/18 को 30 लाख, राइट? नाउ व्हाट इज द ईयर ऑफ फर्स्ट रिसीट? 17-18। नाउ इन 17-18 द टोटल वैल्यू नॉट 20 lakhs, 50 lakhs विल बी टेकन एज फुल वैल्यू, क्योंकि मिला तो इतना ही है। और 10 लाख जो है उसको हम इंडेक्स करेंगे फॉर द ईयर 17-18 डिवाइडेड बाय द ईयर 8-9 और कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होगा। नाउ सॉरी, फॉर द ईयर 16-17 ये 16-17 का आपका वो आएगा, बिकॉज द ईयर ऑफ कन्वर्जन और द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन इज 16-17, इट इज टैक्सेबल इन 17-18, बट इंडेक्स आएगा 16-17 का, द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। सो 45-1, 45-2, 45-5 तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा, कन्वर्जन होगा, एक्विजिशन होगा, पर टैक्सेबिलिटी होगी इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो ये आ गया मेरा कैपिटल गेन्स। अब कल को ये जो 50 लाख था उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया गया, जज साहब क्या कहते हैं, एनहांस कर देते हैं कॉम्पनसेशन। तो अब लॉ कहता है कि जिस साल एनहांस कॉम्पनसेशन मिलेगी, सपोज 3 लाख इंक्रीज हो गई, 1/7/22 को मिला, जजमेंट आई 1/7/20 को, पर मिला आपको 1/7/22, यानी लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट ने 3 लाख रुपए और दिए। बेसिकली यहां 53 होना चाहिए था, पर अब पास्ट में जा नहीं सकते हैं, तो लॉ ने बोला जिस साल मिला उसी साल टैक्सेबल कर दीजिए, और इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी क्योंकि सारी आप यहां क्लेम कर चुके हैं, और एक्सपेंडिचर ऑन लिटिगेशन जो केस फाइल करने का खर्चा था उसको यहां से अलाउ कर रहे हैं लॉ, और ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा विल डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल कैपिटल गेन। देन कम्स इंटरेस्ट। अभी पैसा आपको मिल जाना चाहिए था 1/1/17 को, पर कुछ पैसा यहां मिला है, कुछ यहां मिला है, कुछ आपको यहां लेट मिला है, तो इस पर ब्याज देगी। लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट विल गिव यू इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये जिस मर्जी साल का हो, यानी 16-17 का है, 17-18, 18-19, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है 22-23 में और टोटल 2 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा है, इट विल एंटायरली बी टैक्सेबल इन 22-23, पर इसमें से डिडक्शन मिलती है 57 में 50%, तो 2 लाख मिला तो सिर्फ 1 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स ऑफ ICI nowadays, 45(5)(a), specified agreements, joint development agreement। तो joint development agreement किस लिए लग रही है? पहली बात, ये लग सिर्फ इंडिविजुअल या HUF को रही है जो अपना लैंड और बिल्डिंग का राइट ऑफ डेवलपमेंट बिल्डर को दे देते हैं, भाई आप इस पे फ्लैट बनाइए और बेचिए। अब क्या होता है, कई बार वो जो लैंड बिल्डिंग का आपने राइट दिया, बिल्डर ने आपको या तो कुछ मॉनेटरी पैसा दिया, हो सकता है बिल्डिंग में जो बाद में फ्लैट्स बनेंगे आपको एक फ्लैट भी दे दे। तो ये वाला सेक्शन सिर्फ तब लगेगा व्हेन द कंसिडरेशन इज इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग विच द बिल्डर इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। अगर कंसिडरेशन सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में है तो ये सेक्शन नहीं लगता है। तो कैपिटल गेन अराइज टू असेसी from transfer of capital asset being land or building, and the transfer is under a specified agreement. The meaning of specified agreement means the registered agreement in which a person owning land or building or both agrees to allow another person to develop a real estate project on such land or building। चलो एग्जांपल लेते हैं, इंडिविजुअल और HUF है, उन्होंने लैंड खरीदा था 1 करोड़ का 1/10/99 को, FMV on 1401 is 5 करोड़, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 6 करोड़। अब ऑन 1/10/19 इसने राइट दे दिया बिल्डर को, एग्रीमेंट हो गया, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू वाज 40 करोड़। अब बिल्डर ने बोला कि भाई मैं आपको 30 करोड़ तो कैश में दूंगा, और जब फ्लैट्स बन जाएंगे 2 आपके हैं, तो 2 फ्लैट्स आपके हैं जब भी बनेंगे। अब हमें बताया जाता है फ्लैट्स बने हैं 1/11/22 को, अच्छा एग्रीमेंट हुई है 19-20 में, फ्लैट्स बने 1/11/22 को। अब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करी है, जो राइट दिया है, वो तो 19-20 में हो गया, बट वी नो दैट दिस विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन, यानी 22-23 में टैक्सेबल होगा, और फुल वैल्यू जो ली जाएगी विल बी द मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस फ्लैट्स की, जो फ्लैट्स हैं जो इसको मिल रहे हैं उनकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन, जो हम एज्यूम करके चलते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन पे फ्लैट्स की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20 करोड़ की है, तो टोटल फुल वैल्यू होगी 20 करोड़। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे
1401 से पहले है 1 करोड़, और मार्केट वैल्यू, एंड द मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सो 5 करोड़ लेंगे, सो 1 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, तो 5 करोड़। अभी इंडेक्स बता दो कौन से साल का लेंगे सर, एग्रीमेंट के साल का लेंगे, 19-20 डिवाइडेड बाय 100, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहां तक आएगा, और ये इंडेक्स कॉस्ट माइनस करके जो मेरे पास आएगा दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सो इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात और है बेटा, ये जो मॉनेटरी अमाउंट पे हो रहा है उसके ऊपर 194 आईसी में 10% टीडीएस काटना पड़ेगा इस बिल्डर को। X, an individual enters into an agreement with Sharmaji Builders in July 21. As per terms of the agreement, X will be paid 7 crores on 1/7/21 and 5,000 square feet out of the total developed area of 10,000 square feet. Stamp duty value of the plot on this date is 20 crore. He had purchased the plot for 1 crore in 5/6 on 1/11 in 4/5 on 1/11/04. तो पहले तो समझिए, एक्स एन इंडिविजुअल है, शर्मा जी बिल्डर है, जुलाई 21 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 7 करोड़ एक साथ 21 को मिल जाएगा, तो क्या इस 7 करोड़ पे इसका 10% टीडीएस कट के आएगा, मॉनेटरी वैल्यू 194 आईसी है ना। अब उसको 5,000 स्क्वायर फीट मिल रहा है आउट ऑफ 10,000, यानी आधा मिल रहा है, एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज 20 करोड़ जब उसने ट्रांसफर करा। अब क्वेश्चन आगे ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, कहता द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इंटायर कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑन 1/3/22, यानी ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी ये किसकी थी, ये ऑब्वियसली उस प्लॉट की है जो उसने दिया आगे उस दिन जब दिया, विच इज 1/7/21, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। कहता है जब बिल्डिंग बन गई, जब वो प्लॉट्स बन गए, जब वो फ्लैट्स बन गए, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 करोड़ है, एंड ऑन दिस डेट ही इज हैंडेड ओवर द पोजेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब अपने को पता है ट्रांसफर हो रहा है एक साथ 21 को, पर as per 45(1)(a), since the assessee is an individual, this will be assessable in the year of completion. अब ईयर ऑफ कंप्लीशन मेरा आ रहा है 21-22 आ रहा है, चलो ये 21-22 है, ठीक है 21-22। अब मेरी फुल वैल्यू क्या होगी, 40 करोड़ है, टोटल 10,000 स्क्वायर फीट की वैल्यू, और 5,000 मिल रहे हैं तो आधा मिलेगा, तो 20 करोड़ प्लस जो कैश मिला 27 करोड़, एंड 1 करोड़ जो मेरी कॉस्ट थी, जितने का मैंने उसको खरीदा था, उसको इंडेक्स करेंगे, 21-22 का इंडेक्स लेंगे और डिवाइडेड बाय 4/5 का लेंगे, और ये जो आएगा मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, विच ऑफ कोर्स इज लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। नाउ बी पार्ट कहता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्टेड एरिया इज 40 करोड़ एंड ऑन दिस डेट ही इज हैंडेड ओवर द पोजेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बिल्डर। अब यहां पर क्या बदला है, 1/5/22 आ गया, क्या फर्क होगा सर, सर ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी 22-23 हो जाएगा, पर फुल वैल्यू तो वही रहेगा मेरा। इंडेक्सेशन भी कौन से साल का रहेगा, 21-22 जब ट्रांसफर हुआ था, तो एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, द ओनली डिफरेंस इज इट इज नाउ टैक्सेबल इन 22-23। अब कह रहे हैं इन एग्जांपल बी द असेसी सेल्स द बिल्ट अप एरिया, मतलब जो 5,000 स्क्वायर फीट उसको मिला है, अब वो बेच रहा है फॉर 31 करोड़ टू मिस्टर बी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन दैट डेट इज 20 करोड़। 20 करोड़, अब वो बेच रहा है 31 करोड़ का, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस आएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये 5,000 करोड़ का कॉस्ट कितना है, तो लॉ ने बोला जितना आपने यहाँ फुल वैल्यू लिया ये इसका कॉस्ट मान लेंगे, तो 27 करोड़ हो गया, और क्योंकि ये 21/3 को बेचा 1/5 के बाद शॉर्ट टर्म हो गया, तो दिस बिकम्स माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो आई एम होपिंग आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह से रिवाइज हो रही हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स, जब कंपनी अपने शेयर बाय बैक करती है तो क्या होता है, टैक्स लगता है। तो कंपनी ने, चाहे वो लिस्टेड शेयर थे चाहे वो अनलिस्टेड शेयर, जब कंपनी ने बाय बैक करे, बाय बैक प्राइस सपोज उन्होंने 1 लाख शेयर बाय बैक करे एट द रेट ऑफ 150 ईच, तो 150 टोटल बाय बैक प्राइस होगी। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू, कहते हैं फेस वैल्यू 100 थी पर 10 रुपए प्रीमियम पे गया था, तो 1 लाख इंटू 110, यानी इतना आपका क्या था, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू था, यानी 40 लाख रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं टू द शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ बाय बैक,
इस पे कंपनी एक टैक्स लेगी अंडर 115 QA कॉल्ड एडिशनल टैक्स, एंड दैट इज एट 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सो 20% कर लेते हैं, और इस पे सरचार्ज जो है 12% लगेगा प्लस सेस 23.296%, और ये कंपनी पे करेगी। और शेयर होल्डर के हाथ में दिस हैज बीन फुली एग्जेम्प्ट अंडर 1034A। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स। चलिए लिक्विडेशन के टाइम पे क्या हो। अब जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, दो सेक्शन आते हैं बेटा, 46(1) एंड 46(2). 46(1) कंपनी को लगता है, 46(2) शेयर होल्डर को लगता है। अब कंपनी के हाथ में जो भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, सपोज कैश है एंड सपोज लैंड है, सपोज कैश इज 40 lakhs एंड लैंड इज इन द बुक्स 100 lakhs बट मार्केट में 210, तो हम बताएंगे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना आ रहा है, 40 प्लस 210, 250 माना जाएगा, मार्केट वैल्यू लेंगे। आप ये शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं आफ्टर ऑफ कॉस्ट ऑल दी अदर थिंग्स हैव बीन सेटल्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वगैरह सब पे हो गए। अब लिक्विडेशन के टाइम पे जब शेयर होल्डर को कुछ मिल रहा है, अब दो बातें हो रही है। हमारे पास है सेक्शन 222C जो डीम डिविडेंड की बात करता है, और एक 46(2) जो शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन्स की बात कर रहा है, क्योंकि लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर अपने शेयर वापस कर रहा है कंपनी को, और कंपनी उसको पैसा दे रही है। इनफैक्ट शेयर सीज टू एग्जिस्ट, तो डीम्ड ट्रांसफर है, एक्चुअल ट्रांसफर भी नहीं। अच्छा क्यों सर? अरे यार लिक्विडेशन होगी, कंपनी के शेयर ही नहीं है, अभी शेयर है ही नहीं, तो आप कंपनी को ट्रांसफर थोड़े कर रहे हो। तो इसके ऊपर डिबेट हुआ और बोला गया 46(2) विल बिकम अ डीम ट्रांसफर। बट अभी पहले क्या करना है, जब कंपनी ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने शेयर होल्डर के अंदर इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स, तो कंपनी को क्या कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, क्योंकि कंपनी इज ट्रांसफरिंग लैंड। तो लॉ ने बोला अगर कंपनी जो काइंड में दे रही है, यानी लैंड को मार्केट में बेच नहीं रही है, लैंड के टुकड़े काट के शेयर होल्डर्स को दे दिया, काइंड में दे दिया, तो कंपनी के हाथ में 46(1) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर कंपनी जब शेयर होल्डर्स को देगी, यहां पर देखा जाएगा उनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना। सपोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 140 lakhs का खड़ा था, अब जितना भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ 140 इज डीम्ड डिविडेंड, यानी 140 को डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। इसके ऊपर कंपनी को सेक्शन 194A में टीडीएस काटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करते समय 140 पे टीडीएस काटना पड़ेगा। शेयर होल्डर के हाथ में उसको जो अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड है, वो कितना है, 210 प्लस 40 यानी 250 का रिसीट हो रहा है। अब उसके हाथ में जो डीम डिविडेंड आ रहा है, चलिए इसको शेयर होल्डर को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर का केस लेते हैं। लेट्स से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10% शेयर, क्या है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10% शेयर है, तो उसको कितना मिलेगा, उसको लैंड का 21 का पार्ट मिलेगा, 21 लाख का, और कैश कितना मिलेगा, 4 का, टोटल उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। लेट अस एज्यूम इसमें डीम डिविडेंड कितना आ रहा है। अब 140 लाख पूरी कंपनी ने शेयर होल्डर को, जो शेयर होल्डर्स को दिया, 140 लाख दिया, इसका 10% इसका भी आएगा, तो 14 lakhs आउट ऑफ 25 ही इज रिसीविंग इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड जो बच गया मेरे पास 11 लाख रुपए, दिस इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द शेयर ही इज गिवन। अब उसकी शेयर की कॉस्ट कितनी थी, डिपेंड करता है उसने कितने के खरीदे थे। तो सपोज करो उसने 8 लाख के खरीदे थे, एंड आई एम एज्यूमिंग ये शॉर्ट टर्म है, तो 3 लाख रुपया उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। तो मैं दोबारा बताता हूं, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करे काइंड में, कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट है, लेकिन जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज डीम्ड डिविडेंड, और कंपनी को उस पर क्या काटना बेटा, टीडीएस। अब शेयर होल्डर के हाथ में कितना आ रहा है, अगर 250 डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका 10% शेयर है तो 25 आएगा। इसमें से प्रोपोर्शनल टू द डीम्ड डिविडेंड उसकी अदर सोर्सेज की इनकम होगी, और शेयर की फुल वैल्यू होगी बैलेंस अमाउंट, और कॉस्ट जो भी होगी माइनस करके हम कैपिटल गेन्स निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कल को ये शेयर होल्डर अगर ये लैंड बेचेगा तो लैंड की कॉस्ट क्या होगी, तो कहता है 21 लाख रुपए जो लिया गया है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ लैंड। नाउ ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, दीज नोट्स आर अवेलेबल इन द गूगल ड्राइव ऑफ माय नोट्स फॉर रिवीजन। रिवीजन स्लाइड सारी मेरी गूगल ड्राइव में दी हुई है,
तो वहां पर अगर आप देखोगे ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए, नाउ वी कम टू द लास्ट टू पार्ट्स, वन इज क्रिप्टो करेंसी एंड द अदर इज स्लम्प सेल। Now we know law now adds a point called virtual digital assets, और virtual digital assets का टैक्स उन्होंने हमें बताया दो हिस्सों में होगा, एक जो बेच रहा है उसके हाथ में और एक जो खरीद रहा है उसके हाथ में। अब जो खरीद रहा है उसको तो 56:10 में, तो अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स फ्री में आ रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, या आप सस्ते खरीद रहे हैं मार्केट से, तो 56:10 में अदर प्रॉपर्टी में जहां गोल्ड, सिक्योरिटीज, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स लिखा था ना, वहां वीडियो भी ऐड कर दिया। तो विदाउट कंसिडरेशन आए या परचेज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हुए और डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो वो आपकी इनकम बन जाएगी एज अदर सोर्सेस। ये तो होगी इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट। तो अगर तो फ्री में आ रहा तो ठीक है, पर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं खरीदने के लिए, अब उन्होंने खरीदने वाले के ऊपर टीडीएस काटने की जिम्मेवारी डाल दी। यानी अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं वीडियो खरीदने के लिए, विच इज क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन वगैरह, और या आपके एनएफटीज हो गए, तो आपको अगर आप किसी रेजिडेंट को पे कर रहे हैं तो 1% ऑफ सच सम, ऑब्वियसली कोई सरचार्ज सेस नहीं होगा, और एक साथ 22 के बाद अगर आप पे कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना है। एक साथ 22 से टीडीएस नहीं कटेगा। फिर उन्होंने बोला जो बंदा पेमेंट कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है और वो बिजनेस नहीं कर रहा है, या अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसकी टर्नओवर जो है 1 करोड़ या 50 लाख से कम है, तो उसको टीडीएस तब काटना है अगर वो पेमेंट जो कर रहा है 50 लाख से ज्यादा कर रहा है, तो टीडीएस काटना है। अपार्ट फ्रॉम दीज, अगर पेमेंट आप 10,000 से ऊपर कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना है। यानी अगर कंपनी खरीदती है वीडीए तो 10 लाख से ऊपर देखेंगे, अगर इंडिविजुअल खरीदता है तो चेक करना पड़ेगा। यानी इंडिविजुअल की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल की रिसीट्स हैं, तो वो पेमेंट 10,000 से ऊपर कर रहे हैं तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। बट प्लीज रिमेंबर, एक साथ 22 से पहले टीडीएस नहीं कटता है। तो चलिए, बेचने वाले के हाथ में आते हैं। अगर कोई बंदा बेच रहा है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ही सेज जो भी इनकम हो रही है उसको फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए विल बी टैक्स एट 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस। अब लॉ ने हमें नहीं बताया कि ये कैपिटल एसेट है या बिजनेस इनकम जाएगा, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगेगा 30% का। इसमें से कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी उसकी कॉस्ट के अलावा और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एटीसी टू एटीयू का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम वीडियो इज नॉट अलाउड। वीडियो की इनकम में से कोई और हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। वीडियो लॉस सेट ऑफ हो सकता है, यानी आपका एक वर्चुअल डिजिटल एसेट में लॉस है, दूसरे में इनकम है, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। 87A के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 87A आपको मिल जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर नेट वीडियो का लॉस आ रहा है, दैट लॉस कैन नॉट बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। इट इज नॉट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। नाउ कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। मिस्टर ए हैज परचेज्ड 2000 NFT at 1000 each on 16 July 20. He transferred all NFTs in the previous year 22-23. The capital gains from transfer of NFT shall be computed as under. अगर 1000 बीडीए 1/4/22 को बेचे, 3 लाख के बेचे हैं, ब्रोकरेज पे करी 750, नेट प्रॉफिट और लॉस निकाला उसने कैसे निकाला? 1000 थे और उसने खरीदे थे, वहां पर बता रहा है एट 1000 ईच 2000 NFTs। तो 10 लाख रुपए के उसने 1000 खरीदे थे, माइनस ये दोनों करके जा रहा है, पर ये इनकम टैक्स नहीं मानता, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है आपको सिर्फ कॉस्ट का डिडक्शन देंगे। तो 3 लाख में से मैं सिर्फ 1000 इंटू 1000, कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है? 1000 इंटू 1000, 10 लाख माइनस 3 लाख, 7 लाख का लॉस लेंगे। ये 750 का डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिल रहा है, अदर देन कॉस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रहा। फिर उसने बाकी 1000 बेच दिए 31/3/23 को 12 लाख रुपए के, 12 लाख रुपए के। अब जब ये कंसिडरेशन यहां आई होगी, इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटा होगा, पर यहां पर शायद टीडीएस ऑब्वियसली कटा होगा, ब्रोकरेज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ।
अब आपने नेट इसको माइनस करा तो आपके पास 5 लाख का लॉस बच गया। वो 5 लाख का लॉस ना सेट ऑफ हो सकता है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यानी आपका इस साल टैक्स बना 0। अगला लेते हैं, 1000 NFTs एंड 1000 क्रिप्टो करेंसी एट 1500 ईच खरीदे हैं उसने। He transferred all NFTs and cryptocurrency in the year 22-23. कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रस्ट सच ट्रांसफर कैसे निकाला जाएगा? 1000 NFT बेचे, चलिए 14 लाख बता रहा है बेचे, ब्रोकरेज का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको हमने नहीं देखना है। कितने के खरीदे थे उसने? कितने के खरीदे थे? 1000, 1500 के, तो कितने हो गए ये? 15 लाख के। बेचे 14 लाख के, लॉस आ गया 1 लाख। ठीक होगी बात। फिर उसने क्रिप्टो बेचे 1000, कितने के बेचे? 18 लाख के। कितने के खरीदे थे ये तो नहीं देखना, 15 के खरीदे थे। अभी मेरा प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख का। अब ये प्रॉफिट से ये लॉस सेट ऑफ होके मेरा नेट जो बच जाएगा 2 लाख, उसके ऊपर हम 30% देंगे। आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलो, कुछ भी बोलो, डजेंट मैटर, इसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है। इट इज ऑल्सो अ स्पेशल इनकम। नाउ लास्ट में आता है स्लम सेल 50B, नॉट स्लम सेल। नाउ यहां पर वर्ड सेल की जगह उन्होंने बोला सेल इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स। तो पहले क्या था, सिर्फ अगर आप अपनी पूरा कोई फैक्ट्री बेच रहे हैं, कोई यूनिट बेच रहे हैं विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, तो वो आपके हाथ में 50B में टैक्सेबल होता था। और 50B में हम इंडिविजुअल एसेट पे टैक्स नहीं निकालते हैं, पूरी यूनिट पे एज अ बिजनेस होल टैक्स लगाते हैं। सो आपके पास बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स खड़े हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। अब स्लम सेल में आपने ये पूरा यूनिट बेचा फॉर वॉट एवर इज द कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन को उसने डिवाइड करा 2 पार्ट्स में, FMV1 और FMV2, विच एवर इज हायर लेना हमने, FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर। चलो पहले 2-3 बातें करते हैं। एंटायर बिजनेस बेच रहे हैं एंड यू मस्ट नॉट हैव असाइन, मतलब आपने इंडिविजुअल एसेट नहीं बेचा है, पूरा बिजनेस बेचा है, तो ये सेक्शन लग रहा है। इसमें आपका स्टॉक एंड ट्रेड जा रहा है, स्टॉक एंड ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, बट स्टॉक एंड ट्रेड के ऊपर अब आप बिजनेस इनकम का प्रॉफिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टॉक इज पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग दैट इज बीइंग सोल्ड। द अंडरटेकिंग इज द कैपिटल एसेट, और पूरा का पूरा प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल गेन्स में जाएगा। इसमें आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल एसेट से नहीं देखना है, पूरा अंडरटेकिंग देखना है। यानी फैक्ट्री अगर 10 साल से है तो लॉन्ग टर्म है, इवन इफ लैंड अभी 2 महीने पहले खरीदा था, उसका शॉर्ट टर्म नहीं हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं दी जाती है स्लम सेल में। तो अगर होल्डिंग पीरियड ऑफ द अंडरटेकिंग इज लेस देन 36 मंथ्स, लेस देन इक्वल टू, तो शॉर्ट टर्म है, मोर देन है तो लॉन्ग टर्म है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल गेन्स? तो कैपिटल गेन्स निकाला जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट इंडेक्स नहीं होगी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहता है नेट वर्थ होगी। Now net worth is equal to assets minus liabilities, assets minus liabilities। तो यहां पर जो भी आपके एसेट्स खड़े हैं इन सबको लेना है। अब एसेट्स की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी होती है, कुछ मार्केट वैल्यू भी होती है, कुछ WDV भी होती है, कुछ बुक वैल्यू भी होती है। Now book value is the term we use for Companies Act। जो भी किताबों में आपकी वैल्यू चढ़ी हुई है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। WDV हम यूज करते हैं जहां इनकम टैक्स की डेप्रिसिएटेड वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेंगे बेटा? डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए इनकम टैक्स की वैल्यू लेंगे। अगर कुछ एसेट्स हैं जिनकी कॉस्ट आप 35AD में डिडक्शन ले चुके हैं तो उनका यहां पर आप कर लोगे निल। और अगर गुडविल है बिजनेस की which was not acquired by the assessee by purchase from a previous owner, यानी सेल्फ जनरेटेड है, तो उसका कॉस्ट आप लेंगे निल। इन केस ऑफ अदर एसेट्स बुक वैल्यू लेंगे। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए WDV, 35AD वाले निल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल निल, बाकी एसेट्स इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड का बुक वैल्यू लेंगे। ये आ जाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इनमें से एसेट्स की वैल्यू में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, पर कौन सी लायबिलिटीज बेटा? करंट लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज माइनस करेंगे, ठीक है बा। अब फुल वैल्यू में क्या लेना बेटा? नाउ देयर इज FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर। FMV1 क्या कहता है? कहता है जो एसेट आपने बेचे हैं, जो एसेट आपने बेचे हैं उनकी मार्केट वैल्यू लो, और जो एसेट्स आपके पास आए हैं उनकी वैल्यू लो। तो इसको अगर हम देखें FMV2,
अब मैंने अपना फैक्ट्री बेचा, अगले ने मुझे 50 लाख का कैश दिया, कुछ गोल्ड दिया, कुछ उसने कार दी, हो सकता है कुछ उसने मेरे को शेयर दिए किसी और कंपनी के, तो मुझे 50 लाख तो लेना है FMV2 के लिए। मॉनेटरी कंसिडरेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स, ड्रॉइंग, सब कुछ लेना, इन सब का मार्केट वैल्यू लेना। एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी रिसीव इमूवेबल, यानी अगर लैंड आया तो उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है। इसको ऐड करके मेरे पास आएगा FMV2। अब लेना FMV1, यानी वही एसेट जो हमने बेचे हैं। नेटवर्थ निकालते समय हम WDV लेते हैं और बुक वैल्यू लेते हैं, पर FMV1 निकालते समय हम क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे और माइनस करेंगे लायबिलिटीज, तो मेरे पास आ जाएगा FMV1। तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इन द बैलेंस शीट अदर देन ज्वेलरी, मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी लेंगे, शेयर्स की मार्केट वैल्यू लेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की FMV और SDV विच एवर इज हायर, माइनस लायबिलिटीज। तो ICAI ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो बारी बारी रिपीट भी करा जा रहा है। उस क्वेश्चन को अगर हम करें, मिस्टर ए इज द प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेज हैविंग 2 यूनिट्स। He transferred on 1/4/22 his unit 1 by way of slump sale for a total consideration of 25 lakhs plus land stamp duty value 20 lakhs and jewelry market value 15 lakhs. The expenses incurred for his transfer are this much. His balance sheet दिया हुआ है। चलिए, कंसिडरेशन में 25 लाख रुपए आ रहा है एक, लैंड का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ज्वेलरी का मार्केट वैल्यू। तो मेरा FMV2 में मैं 25 ले रहा हूं, 20 ले रहा हूं, 15 ले रहा हूं, तो 60 लाख का FMV2 आ गया। ठीक होगी बात। अब लेते हैं हम नेटवर्थ निकालना हमने, तो मैंने नेटवर्थ निकालना है और मुझे FMV1 भी निकालना है ताकि मुझे पता चले मुझे क्या लेना है। तो आते हैं, अब FMV1 में बिल्डिंग जो गई है, ये बिल्डिंग मशीनरी जो एसेट्स गए हैं उनकी वैल्यू लेनी है। बिल्डिंग की हम क्या लेंगे, यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे, मशीनरी की बुक वैल्यू लेंगे, शेयर और ज्वेलरी जो है जैसे गोल्ड वगैरह आ गया उसका मार्केट वैल्यू लेंगे, डेटर्स, डेटर्स की मार्केट वैल्यू तो वही होगी, बुक वैल्यू होगी। तो जो एसेट्स गए हैं उनमें से लैंड एंड बिल्डिंग और गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी, शेयर्स वगैरह की मार्केट वैल्यू, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू, माइनस मेरी लाइबिलिटीज जो है। अब अगर हम लाइबिलिटीज देखें, रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा है, बैंक लोन खड़ा है 70%, ट्रेड क्रेडिटर्स खड़े हैं 25%, और उसने 2 यूनिट्स थे, उसने यूनिट 1 बाय वे ऑफ स्लम्प सेल बेचा। तो यहां पर 70% ऑफ यूनिट 1 एंड ट्रेड क्रेडिटर्स 25% फॉर यूनिट 1। जब मैं यूनिट 1 का निकालता हूं तो 177,500 आता है, यानी मेरा FMV1 आ रहा है 3172, विच एवर इज हायर इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 lakhs। फिर मेरा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इज 28 lakhs, नेट फुल वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना नेटवर्थ। नो नेटवर्थ निकालते समय इन्हीं एसेट्स का नेटवर्थ का फॉर्मूला लगाओ। बिल्डिंग डेप्रिसिएबल एसेट है, बिल्डिंग डेप्रिसिएबल एसेट है। अब यहां पर कहता है रीवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। तो स्लम्प सेल में लिखा है कि अगर कोई एसेट को रीवैल्यू करा उसको इग्नोर करेंगे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का 3 लाख रुपया मैं यहां से माइनस करूंगा। आई एम एज्यूमिंग यही WDV दिया हुआ है, तो मेरा बिल्डिंग आ जाएगा 9 लाख का, मशीनरी का 3 लाख रुपया है वो ही लेंगे, डेटर्स का 1 लाख रुपए। अब कहता है अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट्स एक्वायर्ड ऑन 1720 फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। मतलब ये मान रहा हूं कि इस 1.5 लाख में से 1 लाख तो बाकी है, पर पेटेंट जो है वो 50,000 मैंने अलग किया, 1720 से मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दी और मेरे पास WDV आई, क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए हमने क्या लेना बेटा, WDV। यहां बिल्डिंग की बुक वैल्यू दिया, आई एम एज्यूमिंग दिस इज द WDV, उसने मेरे को बताया नहीं अलग से, ये वैल्यू लेंगे। टोटल एसेट्स आ गए, माइनस क्रेडिटर्स जो लेंगे हम वही 177,500 जो निकाला था हमने, ये मेरी आ जाएगी नेटवर्थ। अब इस नेटवर्थ को मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना के माइनस करूंगा और ये आ जाएगा मेरा कैपिटल गेन्स, एंड इट विल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द अंडरटेकिंग। और इस केस में अगर उसने मुझे बताया लॉन्ग टर्म है तो हम लॉन्ग टर्म ले लेंगे।
Now that finishes off the chapter of capital gains. In case you have any doubts, please आप लिखिए comments में. In case there is any other topic you think should be discussed in detail, please tell me. I shall be there to do it for you. Take care. All the best.